गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा जैसा कि आज हमारा लास्ट टॉपिक जो है संख्यात्मक गुणांक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वो बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको आज हम कंप्लीट करने के बाद छठा चैप्टर रेखा और कोण एंगल्स लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो होता क्या है संख्यात्मक गुणांक, कैसे नॉर्मल हम गुणांक भी बोलते हैं कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 3y - 7। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि हाँ जो y है, y जो चर है उसके आगे क्या लिखा हुआ है, y जो वेरिएबल है उसके आगे क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ। 3 3 लिखा है, यही 3 हमारा गुणांक कहलाता है, यही 3 हमारा गुणांक या कोफिशिएंट कहलाता है y का। ठीक है, गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग। आगे जो भी नंबर लिखा होगा वही गुणांक या कोफिशिएंट कहलाया जाएगा। ठीक है, क्या लिखा होगा? हाँ बेटा जो भी उसके आगे लिखा होगा, 3 लिखा है ना, तो 3 इसका गुणांक है, कोफिशिएंट हो गया। ओके मैम। यस, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा है 5y - का 3, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजगणितीय व्यंजक है, बिल्कुल है। यहाँ पे चर क्या है, चर यहाँ पे y है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y है। ठीक है, 3 - का 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, अचर पद -3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूं कि y का गुणांक क्या होगा, तो y का गुणांक क्या है बेटा, ये 5। जो भी चर के आगे संख्या लिखी है वही उसका गुणांक कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर है सभी को? बहुत ही इजी है, सिंपल, आपको नंबर देखना है। चले एक और एग्जांपल करवाती हूँ, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा y की घात 2 माइनस का 3y प्लस का 4। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको गुणांक बताना है, गुणांक बताना है यहाँ पे y स्क्वायर का और y का। देखो y स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट अलग होगा, y का अलग होगा, है ना। तो y स्क्वायर के आगे आप मैम y स्क्वायर का 1 और y का 3। वेरी गुड। y स्क्वायर के आगे कोई नंबर नजर आ रहा है आपको, संख्या लिखी है y स्क्वायर के आगे? नहीं, नो कोई मैम। संख्या लिखी नहीं। जहाँ पे कोई संख्या नहीं हो वहां क्या बोलोगे, 1 है। आपको हमेशा पता है ना, जहाँ कुछ नहीं होता वहां पे 1 बोलते हैं। क्या बोलोगे, y स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक या कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह y के आगे संख्या देखो क्या लिखी है, 3, लेकिन साइन भी देखना है, 3 के आगे कैसा साइन है बेटा, माइनस का। तो y का जो गुणांक हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3। आया समझ में? यस मैम। सभी Yes, बच्चे ma'am. यस। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, उससे और अच्छे से आ जाएगा समझ। अब मैं लिख रही हूँ माइनस का y की घात 3 प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 5। अब आपसे बोल रही हूँ मैं y की घात 3 का कोफिशिएंट बताओ, y स्क्वायर का बताओ और y का बताओ। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर लिखेंगे, तीनों का गुणांक बताना है, कोफिशिएंट बताइए तीनों के, चैट सेक्शन में। यस मैम। जल्दी जल्दी से, बहुत इजी टॉपिक है बेटा, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी हम छठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। साइन भी देखना, साइन देखना है रिया, 4 के आगे साइन। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, सरवन कुमार के नाम से जो है एकदम करेक्ट। गुड, सभी बच्चे एकदम सही लिख रहे हैं।
वेरी गुड, एकदम करेक्ट। देखो y की घात 3 के आगे माइनस का निशान है तो ऐसी लगा दो। अब संख्या तो कुछ लिखी नहीं है, जहां संख्या नहीं होती वहां क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, तो y की घात 3 का हो गया -1। y की घात 2 के आगे लिखा है प्लस का 4, साइन भी देखना है ना, प्लस का 4 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। इस वाले y के आगे क्या लिखा है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे जो साइन होते हैं उनको भी देखना होता है। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। सबसे इजी यस मैम। टॉपिक। 4 में यस करें मैम। सवाल? मैम। यस मैम। ठीक है, माइक किसी का ऑन है बेटा, माइक म्यूट करो। y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? y का बताना है कॉफिशिएंट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से कीजिए कोई में आंसर। y का वेरी गुड, 5 में से 4 बच्चों का एकदम करेक्ट। गुड, बहुत बढ़िया। एकदम करेक्ट। वेरी गुड। एकदम करेक्ट। गुड बेटा, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। मैंने y का संख्यात्मक गुणांक पूछा, आपको पता है ना, संख्या होनी चाहिए, संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं, 5 सेकेंड्स और 5 4 3 1 मिनट, मेरी क्लास कट हो गई थी तो मैं कर नहीं पाई। 3 2 1। 10 बच्चों ने आंसर कैसे गलत कर दिए इतने इजी सवाल का भी? बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। बेटा अभी तो आपको समझाया था, मतलब माइनस का 5y, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस का 5y माइनस का 7 लिखा है ना। आपसे y का संख्यात्मक गुणांक पूछा है, y के आगे क्या संख्या लिखी है, y के आगे जो संख्या लिखी होती है वही संख्यात्मक गुणांक है। माइनस का 5 लिखा है ना, तो कुछ बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो आंसर में माइनस का 5y पूरा लिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा बेटा, y को हटा के जो नंबर मिल रहा है वो है आंसर, y साथ में क्यों आएगा? y का तो पूछा है ना, तो y क्यों लिख रहे हो साथ में? बहुत सारे बच्चों ने इस पे टिक किया है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस नंबर देख रहे हैं, इसके आगे भी पूछा है फिर भी गलत हो रहा है। क्लियर है सभी को? मैम। अगला करें। हाँ, एक बच्चे ने डी पे टिक किया है बेटा, डी कैसे हो जाएगा, नंबर देखना है, वाई साथ में आएगा ही नहीं। जिसका पूछा है वो साथ में क्यों आएगा, उसके आगे जो संख्या है वो देखनी है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। 24 का आपको बताना है y की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक। ध्यान से देखना, y की घात 2 का बताना है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सिर्फ y स्क्वायर का पूछा है। ध्यान से देखो क्या है, क्या आएगा।
वेरी गुड। वेरी गुड। हम्म, वेरी गुड। गुड। 26 में से 11 बच्चों का ठीक है। अभी भी बच्चे गलत कर रहे हैं। बेटा इतना इजी सवाल है, बिल्कुल टफ नहीं है। अभी समझाया मैंने कैसे पता करते हैं गुणांक का। अट्ठाईस बच्चों का आ गया, बाकी बच्चे भी करिए जल्दी से। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पहले से बेटर है। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। देखो वाई स्क्वायर के आगे क्या नंबर लिखा हुआ है? 3 लिखा है ना, प्लस का 3 है, प्लस का साइन भी है, तो वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट या गुणांक होगा प्लस का 3। अगर ये जेड का पूछता बेटा, जेड का क्या आता? जेड का क्या आता? आगे माइनस है, माइनस लगा दो। जेड के आगे, हाँ, जेड के आगे कोई संख्या नहीं है ना, जिसके आगे संख्या नहीं होती वहां 1 हो जाता है। माइनस का 1 जेड का होता, माइनस का 1 वाई स्क्वायर का है, प्लस का 3। क्लियर सभी को? यस मैम। अगला वाला सभी का ठीक होना चाहिए। लास्ट सवाल है, के बाद छठा चैप्टर करेंगे हम। ये लिखा है, देखो देख के डरना मत कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिर्फ y की घात 3 का, y की घात 3 का आपको गुणांक बताना है। y की घात 3 का, तो ढूंढो y की घात कहाँ है? 3, और उसका बताओ y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, कॉफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। गुड, 16 में से 14 बच्चों का ठीक है। गुड, बढ़िया। y के ऊपर 3 देखो, y के ऊपर 3 कहाँ लिखा है उसका बताना है आपको। मतलब क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है y की घात 3 का बताना है, उसके बाद भी गलत कर रहे हैं। 8 बच्चे गलत कर दिए अभी तक। सभी बच्चे करिए बेटा आंसर। लास्ट सवाल है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, छठा चैप्टर शुरू कर दूंगी फिर। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। लेकिन बेटा ये अभी भी 10 बच्चों ने गलत कर दिया।
बाकी चैट सेक्शन में करिए। चलो अगली क्लास में उन बच्चों का नाम बताऊंगी जो गलत कर रहे थे बार बार इस सवाल को। यस, एकदम सही कर रहे हो। y की घात 3 यहाँ लिखा है ना, ये रहा बीच में। अब y की घात 3 के आगे सबसे पहले साइन देखा आपने, माइनस का था, माइनस लगा दिया। अब संख्या तो कोई है नहीं, y की घात 3 के आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 लगा दोगे। तो y की घात 3 का कोफिशिएंट या गुणांक कितना हो गया? माइनस का 1। क्लियर सभी को? कुछ कुछ Yes, ma'am. यहाँ है। Yes, ma'am. क्या माइनस का 3 कहाँ दिख रहा है बेटा आपको? माइनस का 3 कहाँ दिख रहा है आपको? ये पूछा है कि इसका बताओ। आपको तो y की घात 3 का पूछा है, माइनस का 3 कैसे होगा? बहुत बच्चों ने किया माइनस के 3 पे टिक। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। चलिए छठा चैप्टर स्टार्ट करें। यस मैम। ठीक है। रेखाएं और कोण, ठीक है। चलिए आपको बेटा ये पता है जो कोण होता है, देखो रेखा तो ये रही एक रेखा, ठीक है, सिंपल सी एक रेखा हो गई, ठीक है। ये रेखा, अच्छा रेखा और रेखा खंड में कोई डिफरेंस बता सकता है? लाइन एंड लाइन सेगमेंट में अंतर क्या होता है? कोई है जो बताएगा? माइक ऑन करके बता सकते हो, क्योंकि वो पता होना भी जरूरी है। रेखा और रेखाखंड में अंतर क्या होता है? हम रेखा टुकड़े करने को रेखा खंड कहते हैं। क्या? मैम रेखा को बढ़ा सकते हैं और रेखा खंड को हम नहीं, मतलब वो रेखा का टुकड़ा होता है, उसको बढ़ा नहीं सकते हम। रेखा, हाँ कोई और बताओ। चलो ठीक है, उल्टा तो नहीं बोला इस बच्चे ने? बताओ। रेखा को बढ़ा नहीं सकते, रेखा खंड को बढ़ा सकते। उल्टा बोला था ना इसका मतलब। यस मैम। या हाँ, लाइन आगे बढ़ सकती है पर लाइन सेगमेंट नहीं बढ़ सकते। दोनों में कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। मैंने बोला रेखाखंड, रेखाखंड लाइन सेगमेंट, और दूसरा रेखा में क्या अंतर है, लाइन में क्या अंतर है, ये सबको पता होना बहुत जरूरी है। तो दो चीजें मैं आपके सामने बना रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो बेटा रेखा क्या होती है? जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। अंत बिंदु नहीं होने का क्या मतलब है? इसको मैं कितना भी हाँ, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है वो क्लास लीव करके दोबारा से जल्दी से ज्वाइन कर लो। बेटा जो रेखा होती है ना, उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। अंत बिंदु नहीं होने का क्या मतलब है? ये मैंने यहाँ पे ए और बी पॉइंट बना दिए। अब मैं इसको आगे कितना भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, पीछे कितना भी बढ़ा सकती हूँ। मतलब आप कभी रेखा को नाप ही नहीं सकते। आगे भी कितने भी बढ़ सकती है, पीछे भी कितनी भी बढ़ सकती है एक दी गई रेखा। सभी को समझ में आया? यस मैम। यस। वही रेखाखंड क्या होगा? इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होगा। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होगा, मतलब आप बोलोगे कि ए भी एक रेखाखंड है। ना मैं इसको आगे बढ़ा सकती, ना मैं इसे पीछे बढ़ा सकती। इसके दोनों फिक्स्ड बिंदु होते हैं। क्लियर हो गया सभी को? हम इसे घड़ा सकते हैं क्या? हाँ, दोनों अंत बिंदु होते हैं। देखो रेखा को तो आगे पीछे कहीं भी बढ़ा सकते हो, कितना भी लंबा कर सकते हो रेखा को, पर रेखाखंड रेखाखंड को आधा कर सकते हैं। किसको आधा कर सकते हैं? रेखाखंड को आधा कर सकते हैं मतलब? हाँ बिल्कुल, जब मैं इसको नाप सकती हूँ तो आधा भी तो कर सकती हूँ ना। देखो ये फिक्स है। अब कोई भी एक चीज फिक्स है, जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन है, ये एक रेखाखंड है। आप इसे नाप सकते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि पेन आगे भी बढ़ता रहेगा, पीछे भी बढ़ा सकती हूँ, है क्या?
नहीं बढ़ा सकते ना, फिक्स है ना एक जगह, तो इसको आप नाप भी सकते हो। तो रेखाखंड को नाप सकते हैं, लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, बट लाइन को, रेखा को कभी मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अगला जो इसमें टर्म आता है वो आता है रे, किरण जिसे कहते हैं, वो क्या होती है? किरण क्या होती है? जिसका एक अंत बिंदु होता है। होती है। वेरी गुड। किरण एक ऐसी चीज है बेटा जिसको आप एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो, एक ही डायरेक्शन में बढ़ सकती है, मतलब अंत बिंदु तो है इसका। मान लो ये एंड पॉइंट है, इस जगह से आप इसे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आगे आप कितना भी बढ़ा सकते हैं इसे, एक रे को या किरण को। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, एक अंत बिंदु होता है लेकिन आगे दूसरे का कोई अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको रे क्यों बता रही हूँ? किरण से ही बेटा दो किरण, कम से कम दो किरण चाहिए होती है हमें एक कोण बनाने के लिए। कम से कम दो किरणें चाहिए ना मुझे कोण बनाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये कोण है। कोण कैसे बनता है बेटा? आपको नजर आ रहा है यहाँ पे दो किरणें आपको नजर आ रही है ना, ये दोनों किरणें ए पॉइंट से शुरू हुई है यहाँ से, मतलब ए इसका एंड पॉइंट है। अब ये पीछे की तरफ को नहीं जा सकती, लेकिन ये आगे को कितनी भी बढ़ सकती है, आगे को कितनी भी बढ़ सकती है। क्लियर हुआ सभी को? ए पॉइंट से दो किरणें जा रही है, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी नाम दे दिया। तो दो किरणों के बीच में जो ये कोण बनता है, ठीक है, दो किरणों के बीच में कोण बनता है, इसी को हम एंगल कहते हैं। कम से कम दो रे या दो कोण, दो किरणें मुझे चाहिए अगर मुझे एंगल बनाना है, कोण बनाना है तो। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया, मतलब एक पॉइंट में आप इसे बढ़ा सकते हो ना, ये वाला पॉइंट बढ़ते रहेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, एक पॉइंट बढ़ते रहेगा, एक पॉइंट फिक्स रहेगा। किसका? किरण का। इतना दिमाग में रखना बस। ठीक है, एक पॉइंट बढ़ता रहेगा और एक जगह फिक्स रहेगा। ठीक है, ये दोनों किरणें ए पॉइंट से शुरू हुई, इनके बीच का जो पार्ट नजर आ रहा है इसी को कोण या एंगल हम बोलेंगे। ठीक है, मैम ए अपनी जगह पे रहेगा और बी से बढ़ता रहेगा। हाँ, ये वाला बढ़ते रहेगा ना। इस एरो का मतलब है मैंने फिक्स कर दिया इसे, ये जो एरो लगा दिया ना मैंने, मान लो इसको मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोणों के प्रकार जो आपको पता भी होंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला कोण आता है न्यून कोण, या जिसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल, तो ऐसा एंगल जिसकी जो वैल्यू रहती है, तो मान लो एबीसी एक कोण है, ये न्यून कोण कब कहलाएगा? जब इस एक्स की वैल्यू 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 90 से क्या होनी चाहिए? छोटी। 0 से बड़ा, 90 से छोटा, ना तो वो 90 हो ना वो 0 हो, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, इसलिए मैं बीच का वर्ड यूज कर रही हूँ, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, ये हो गया एक्यूट एंगल, न्यून कोण। नेक्स्ट आता है एक समकोण। समकोण आ गया एक हमारा, ये हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, एग्जैक्ट वैल्यू 90 डिग्री। तो ये सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं 90 डिग्री के। तो कहीं पे भी 90 डिग्री अगर नहीं लिखा होगा तो आप ये सिंबल लगा दो, इसका मतलब वो 90 डिग्री है। जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ये आपको आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अधिक कोण। समकोण क्या होता है? बेटा समकोण जो 90 डिग्री का हो, एग्जैक्ट 90 का ही होना चाहिए ना, 90 से बड़ा ना 90 से छोटा, 90 हो। ठीक है, अगला आता है हमारा अधिक कोण, जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे Z एक कोण है जो बन रहा है। ये जब Z ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण कब कहलाएगा? जब इसका मान 90 से ज्यादा हो और 180 से क्या हो? कम हो। 90 से तो ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। 90 से ज्यादा क्यों?
90 से ज्यादा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर 90 हो गया ये तो समकोण हो गया ना, समकोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन जो अधिक कोण है वो 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा। ठीक है, यस मैम। अगला जो और आपका त्रिभुज इस्तेमाल, कोण 180। हाँ रिजु कोण या जिसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 का बनता है। यहाँ पे भी आपको दो किरणें नजर आ रही है ना, जो इस पॉइंट से शुरू हुई है, इस पॉइंट से शुरू हुई है ना, ए पॉइंट से। एक किरण हमारी इस तरफ को जा रही है रे, और एक हमारी इस तरफ को जा रही है। तो इन दोनों रे के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, यही मेरा रिजु कोण है, और ये 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ओके। ओके मैम। लास्ट आता है हमारा जो इस चैप्टर में यूज होगा, प्रतिवर्ती कोण, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले तो आपको समझ में आना चाहिए। आपको पता है कि जो पूर्ण कोण होता है, कंप्लीट एंगल, वो 360 डिग्री का होता है। यस मैम। कंप्लीट एंगल होता है 360 का होता है ना, पूर्ण जो होता है पूरा। लेकिन जो रिफ्लेक्स है उससे छोटा होता है, रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण उससे छोटा होता है। तो प्रतिवर्ती कोण बेटा ये वाला नहीं होगा, ये नहीं, इसके पीछे साइड वाला, ये बाहर की तरफ से दिख रहा है ना ये कोण, इसी को मैं प्रतिवर्ती कोण बोलूंगी, ये वाला। अब मुझे बताओ ये किसके रेंज में आना चाहिए, ये 180 से तो बड़ा होना चाहिए और 360 से होना चाहिए कम। देखो 360 से कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि अगर 360 हो गया तब तो ये पूर्ण कोण बन गया ना, लेकिन हम रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण की बात कर रहे हैं। तो 360 से छोटा, 180 से बड़ा। ठीक है, तभी यहाँ पे बना हुआ है ना, देखो ये आगे तक नहीं गया, अगर ये पूरा आगे तक जाता तो 360 का बन जाता। अगर पूरा इसे कर दूं 360 का हो गया, लेकिन 360 से कम है, कम हो जाता। हाँ ये 360 से कम है, इसलिए मैंने बोला 360 से कम, 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा होगा। क्लियर सभी को? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। अगला आपका आता है इसमें रैखिक युग्म, लीनियर पेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, लीनियर पेयर के बारे में पता होने से पहले एक और चीज जान लीजिए। देखो क्या बना रही हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। ठीक है, रेज बना रही हूं मैं, AO B C। ठीक है, इस वाले पॉइंट से ये जा रही है। अब देखिए बेटा, आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, मान लो ये कोण X है, ये वाला कोण Y है। मैं आपको एक टर्म बता रही हूँ, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन, जो दोनों जगह आ रही हो। देखो दो कोण है X और Y, इसमें ऐसी कौन सी भुजा है, भुजा या आर्म आप बोल सकते हो, आर्म या भुजा बोल लो। ठीक है, जो दोनों में आ रही है, दोनों कोणों में आ रही है, क्या वो ये वाली है AO? AO को आप देखोगे तो दोनों तरफ आ रहा है ना, AO बेटा दोनों तरफ है, वाले में भी AO आ रहा है, Y वाले में भी AO आ रहा है। तो AO को आप क्या बोलोगे, AO एक उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, उभयनिष्ठ है, ये कॉमन है दोनों में, AO या OA। AO बोल दो या OA बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, हाँ ओके। अब मैं इसमें आपको ये बताती हूँ कि रैखिक युग्म होते क्या है। ठीक है, ये आपको पता चल गया तो रैखिक युग्म भी समझ में आ जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर बनने की कंडीशन ये होती है कि आपको एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए, जैसे कि AO है। ठीक है, अगर ऐसा होता है जो दो कोण बनेंगे ना, जो कोण बनेंगे उनका जो योग होगा हमेशा 180 के बराबर होगा। उभयनिष्ठ होना बहुत जरूरी है, तभी रैखिक युग्म बनता है। तो यहाँ से आप बोलोगे कोण X और Y का मान कितना हो गया, 180 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको जो OA है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। क्लियर सभी को? ये आपका क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद हमारा अगला आता है
शीर्षाभिमुख कोण जो आपका इस्तेमाल होगा फिर से। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैंने क्या किया, ये जो लाइन्स है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो रे है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, मिल रही है एक बिंदु पे ओ पे, तो अगर ये आपस में प्रतिच्छेद करे, किसी एक बिंदु पे मिले दो रेस, तो उनके जो आमने सामने वाले कोण होते हैं हमेशा बराबर होते हैं, आमने सामने वाले ऑपोजिट, सम्मुख। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो क्या बोलोगे कि कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 2 के, और कोण 3 किसके बराबर होगा, 4 के। क्लियर है? इसी को हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर? यस शीर्षाभिमुख कोण बढ़ने के लिए जरूरी है कि दो रेखाएं आपस में जरूर इंटरसेक्ट करें। ठीक है, प्रतिच्छेद होना बहुत जरूरी है। चलिए, इतना आपने समझ लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन करने पे। पहला उदाहरण देखते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, इसको देखिएगा, चाहे तो आप अपनी बुक भी ओपन कर सकते हो, तो उसमें डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, आपको दे रखा है जो PQ है, PQ और RS आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है O पॉइंट पे, इतना गिवन है। एक और चीज आपको दे रखी है POR और ROQ, कोण POR का अनुपात कोण ROQ के कितना है, 5:7। ठीक है, POR एंगल और ROQ का एंगल का जो रेशियो है 5:7 दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, आपसे बोला है क्वेश्चन में कि सभी कोणों का मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स। कौन कौन से एंगल्स है जिनका मान निकालना है, मैं नंबर से कर दूं, नंबर से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यस 1 मैम। मान लो, 2, 3, 4। आपको मान निकालना है कोण 1 का, कोण 2 का, कोण 3 का और कोण 4 का। चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो कुछ तो चीज आपको दी नहीं है, बस अनुपात दे देता। बेटा अनुपात में देने का क्या मतलब है कि जितना ज्यादा ये बढ़ेगा POR कोण, उतना ही ज्यादा ROQ बढ़ेगा, जितना ये घटेगा उतना ये भी घटेगा। अनुपात का मतलब ये तो होता है कि रेशियो में है। ठीक है, अच्छा अब आपको देखना है कि POR और ROQ कहाँ पे है। POR कोण 3 है POR, और ROQ कौन सा है, कोण 2। कोण 3 और कोण 2। अच्छा, आप कोण 3 और कोण 2 में आप ध्यान से देखोगे कहीं रैखिक युग्म बन रहा है। रैखिक युग्म बनने के लिए आपको एक रेखा पे उभयनिष्ठ भुजा भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कौन सी भुजा इन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ है, क्या वो ये है OR। जो OR है बेटा दोनों में उभयनिष्ठ है ना मैम। सभी को दिख रहा है, कॉमन है। यस मैम। कॉमन है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, जो एंगल 2 और एंगल 3 का जो ऐड करके आएगा 180 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये कैसे युग्म बन जाएंगे, रैखिक युग्म बन जाएंगे, लीनियर पेयर। इतना सभी को समझ में आया? यस मैम। अभी यहाँ तक आ गया सभी को, तो बताओ, नहीं आया तो मैं दोबारा करवाऊंगी। मैम दोबारा से करवा दो एक बार। देखो मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, मैंने आपसे बोला कि आपको लाइन देखनी है PQ। PQ लाइन को ध्यान से देखो, ये रही PQ। मैम इसमें से 2 मुझे निकाल लिए। हाँ, PQ वाली को देखो। PQ में आपको कोण 2 है ये, कोण 3 है ये। बेटा इसके बीच में एक और आपको नजर आ रही है OR। तो बेटा जो OR है ये दोनों में आ रहा है ना, कोण 3 में भी आ रहा है और कोण 2 में भी आ रहा है। तो हमने क्या Yes, पढ़ा ma'am. था कि यदि उभयनिष्ठ भुजा आ जाए तो वो हमारे कैसे युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, मतलब उन दोनों का योग 180 के बराबर होगा। ठीक है, यही मैंने आपसे बोला। अब कोण 2 और 3 का जो अनुपात है 5 और 7 दे रखा है। ठीक है, तो इसको क्या लिख दूं, 5x + 7x = 180 डिग्री
x मैंने वो मान लिया जितने मतलब ये रेशियो में दे रखा है ना, x वो वैल्यू है कि जितने गुना ये कोण है दूसरे के, ठीक है। 5:7 में है ना, तो x से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। 5 और 7 12 होते हैं, बराबर 180 डिग्री। x किसके बराबर हो जाएगा, 180 को 12 से भाग कर दूं, क्योंकि यहाँ 12 x के साथ गुणा में उस तरफ जाके भाग हो जाएगा ना, उल्टा हो जाता है। कर दो 12 1 12, 12 5 जा 15 डिग्री आ गया। x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, ठीक है। आगे क्या करूँ, 15 डिग्री आ गई तो यहाँ से कोण 2 का मान पता चल जाएगा। कोण 2 है बेटा 5x, कोण 2 किसके बराबर है, 5x है ना, तो 5 को किससे गुणा कर दो, इस x से, जो वैल्यू निकाली मैंने, कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया। इतना सभी को समझ में आया? यस मैम, यस मैम। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, आप मुझे आप यहाँ से बताइए। चलो फिर एक तो मैं कोण 3 का मान भी निकाल लेती हूँ। कोण 3 किसके बराबर है, 7x है। 7x 7 गुणा x मतलब 7 गुणा 15, कितना 105 डिग्री आ गया। अब आपको सवाल में बेटा ये दे रखा है कि दोनों जो है रेखा PQ और RS आपस में प्रतिच्छेद कर रही है ना, आपस में प्रतिच्छेद कर रही है या नहीं? यस मैम। अब आपको पता है जब भी प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण ये तो कहता है कि जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो आमने सामने वाले एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 के आमने सामने, 1 के आगे कौन सा कोण है, सामने एंगल 2 है। एंगल 1 के सामने एंगल 2 है ना, और 2 का मान मैंने निकाल दिया यहाँ पे 75 डिग्री। तो क्या लिख दूं, दोनों कोण बराबर होंगे ना, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना सभी को समझ में आया? मैम आपने 5 × 15 क्यों किया? क्योंकि बेटा आपको अनुपात दिया था, 5x है ना, इस 5 का मतलब ये थोड़ा है कि PR का मान 5 डिग्री है। उसने ये नहीं बोला ना, उसने अनुपात दिया है, रेशियो दिया है, तो मुझे x से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। जब भी कोई भी चीज रेशियो में दी जाती है उसके साथ मुझे एक टर्म या एक वेरिएबल लेना पड़ता है, वो वेरिएबल का गुणा करके फिर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है। तो मैंने x से गुणा कर दी। अब 5x है ना टोटल वैल्यू, तो 5 में मुझे x की मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, इसलिए मैंने 15 से गुणा किया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है 75 डिग्री, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा, 1 और 2 की वैल्यू आ गई, वैसे ही 3 और 4 भी आपस में बराबर होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 105, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। आ गए चारों कोण हमारे, यही आपको निकालना था क्वेश्चन में। क्लियर है सभी को? ठीक है, उतार लीजिए बेटा इसे, फिर आगे सवाल करेंगे। मैम उतार लिया। गुड। चलिए अब एक ना एनसीईआरटी के करते हैं। वेरी गुड बेटा, हाँ ऐसे ही उतारना है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे अपनी अपनी, 6.1 के क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो अगर आप देखोगे पहला सवाल यही है एनसीईआरटी का, सभी को बुक दिख रही होगी, सभी की बुक में यही सवाल है एनसीईआरटी का। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है वो मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले दिया गया है कोण BOD का मान 40 डिग्री दे रखा है, ये वाला कोण है 40 डिग्री। पहली चीज आपको ये दी गई है। दूसरी चीज आपको दी रखी है कोण AOC और कोण BOE, दोनों का जो मान है जोड़ के वो 70 डिग्री के बराबर है। अलग अलग नहीं दे रखा, दोनों का जोड़ के बता रखा है कि ये और ये को जब मैं जोड़ दूंगी तो 70 के बराबर आएगी। क्या बेटा? मैम जी एक बार वापस बता दो, अच्छे से नहीं आया समझ में शुरुआत से। मैंने आपको बोला क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। BOD का मान दे रखा है 40 डिग्री
और ये जो दो कोण है AOC और BOE, इसका मान है 70 डिग्री। ये मैंने कुछ बताया नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि ये चीजें इसके बराबर है, ठीक है, सिर्फ दी गई है। अब मुझे निकालना क्या है वो भी लिख लेते हैं। कौन कौन से कोणों का मान निकालना है? एक तो मुझे BOE का मान निकालना है, कितना आएगा, और दूसरा आएगा COE का। COE का निकालना है, वो भी प्रतिवर्ती COE का निकालना है, रिफ्लेक्स COE, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। सबसे पहले मैं जो रेखा कलर कर रही हूँ ना, उसको ध्यान से देखना। आपसे सवाल में ये भी बोला गया है कि ये दोनों रेखाएं जो है CD और AB, CD और AB आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, मिल रही है O पॉइंट पे। अब प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे? कौन से शीर्षाभिमुख कोण नजर आ रहे हैं आपको? ये वाला और ये वाला, जो नीले रंग से कर रही हूं मैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री हो जाएगा ना। मतलब कोण BOD बराबर है कोण AOC के, और BOD का मान ऑलरेडी गिवन है 40 डिग्री है, दोनों 40 के बराबर हो जाएंगे। ये है शीर्षाभिमुख कोण, पूरा नहीं लिख रही, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। पहली चीज सभी को समझ में आई? यस मैम। सभी बताइए। यस मैम। ठीक है बेटा, यस मैम। कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप उसी टाइम पूछना, क्योंकि जब मैं पूरा क्वेश्चन करा दूंगी फिर पॉसिबल नहीं होगा कि मैं दोबारा से बताऊं, फिर टाइम जाएगा इसमें। कहीं पे भी ओके नहीं आ रहा मैम। उसी टाइम बोल, माइक ऑन करके बोल देना, ठीक है। चलिए, अच्छा AOC तो आ गया। अब जो दूसरी इक्वेशन नजर आ रही है ना, जहां मैंने नंबर 2 डाला है, इसको नीचे उतार लो। अब बताऊंगी इसको मैं नीचे क्यों उतार रही। बेटा अभी अभी AOC का मान 40 डिग्री आ गया, तो जहां AOC है वो मैं 40 डिग्री लिख दूं, और BOE का मान तो मुझे सवाल में निकालना ही है। BOE पूछा है ना आपसे, BOE कितना होगा? तो सेकंड स्टेटमेंट। मैम तो 70 कहाँ से आ गया? बेटा ये दिया गया था ना दूसरी इक्वेशन। NCERT की बुक खोलो पहले, आप अपनी बुक है आपके पास? मैम खोल ली। पहला क्वेश्चन देखो, वहां साफ दिया गया है कि 70 के देख बराबर लिया। दिया है ना। मैंने कुछ नहीं किया, उसी में वैल्यू पुट कर दी। AOC का मान 40 लिख दिया क्योंकि अभी अभी निकाला। BOE आपने निकालना है, BOE ऐसे ही रहने दो। तो बेटा कोण BOE का मान कितना आएगा? 40 घटा दो 70 में से। 40 जब दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ प्लस का है तो उस तरफ जाके माइनस ही तो होगा। 30 डिग्री आ गया। पहली चीज निकल गई मेरी, BOE की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। पहला पार्ट कंप्लीट, पहला एंगल कंप्लीट हो गया, 30 डिग्री के बराबर आ गया। इसके बाद दूसरा एंगल निकालना है COE। चलो COE कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। फिर से डायग्राम में आओ, फिर से देखो मैं क्या कर रही हूँ। इस बार AB वाली जो लाइन है ना, इसको देखना, ये वाली जो है AB वाली जो दिख रही है आपको, AB के ऊपर आपको 3 कोण नजर आ रहे हैं बेटा। एक ये और एक ये। AB के ऊपर 3 कोण नजर आ रहे हैं सभी को। वेरी गुड बेटा। अच्छा, अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था उसके बारे में, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म के लिए आपको क्या चाहिए? एक उभयनिष्ठ भुजा चाहिए। तो ये वाली जो भुजा है, नीले रंग से बना रही हूँ, OC जो है बेटा, वो इस वाले एंगल में भी आ रही है और इस पूरे एंगल में आ रही है ना। OE को मत देखना, OE वाले को मत देखो, इस पूरे में आ रही है, यस मैम। है ना। OC इस तरफ भी है, OC उस तरफ भी है। तो क्या लिखोगे आप कि कोण AOC प्लस कोण COB है, यहाँ तक ये B पॉइंट है, इसको मिला के 180 के बराबर आएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है। क्लियर? ठीक है बेटा। ये जो COB है, COB फिर से किन दो कोणों से मिलके बना हुआ है? COB किन दो कोणों से मिलके बना हुआ है? COE और BOE।
भाई सीओई और बीओई को मिला दूं तभी तो सीओ भी पूरा बनेगा, यस और नो? सीओ बीओ जब मैं तोड़ूंगी तो सीओई प्लस बीओई है ना, तो सीओबी सीओबी की जगह मैं सीओई प्लस बीओई लिख दूं की जगह लिखा, क्योंकि इन दोनों को मिला के सीओबी बन जाए बराबर 180। Yes. अब फिर से दूसरी लाइन में जाओ, एओसी और बीओई की वैल्यू कितनी निकाली, कितनी देर की थी? 70 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है ना एओसी और बीओई, तो एओसी और बीओई दोनों मिला के 70 है, 70 लिख दो। साथ में सीओई का मान कितना आ जाएगा? जब सीओई की वैल्यू आएगी तो 180 में से 70 घटाने पड़ेंगे, फिर से कितना आ गया? 110 डिग्री। यहाँ तक सभी को क्लियर? यस मैम। मैम लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि इसने क्वेश्चन में प्रतिवर्ती सीओई पूछा है, रिफ्लेक्स सीओई। ये जो सीओई आया ना, ये वाला आया है, ध्यान से देखना। ये जो मैंने अभी सीओई निकाला ना, ये वाला सीओई आया है। लेकिन प्रतिवर्ती सीओई क्या होगा बेटा? नीचे से यहाँ तक की वैल्यू प्रतिवर्ती कहलाती थी, रिफ्लेक्स कहलाता था ना, नीचे से पीछे साइड से। तो अभी तो ये ऊपर वाला सीओई आया ना। तो अगर बेटा मुझे बताओ इस वाले सीओई की वैल्यू, हाँ यस मैम। मैम मैम यहाँ पे जो आपने LBOE लिखा है, वहाँ पे आपने यहाँ पे दोबारा बोलो। लिखा। मैम ये यहाँ पे जो आपने रेड कलर वाले हाँ। से लिखवाया ना, तो यहाँ पे आपने एंगल BOE क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एओसी और बीओई को मिला के 70 डिग्री है ना, यहाँ देखो 70 है, तो एओसी और बीओई को मिला के तो 70 है, दोनों का मिला के एक साथ मैंने 70 लिख लिया। ओ अच्छा ठीक है मैम, समझ में आ ठीक गया। है। अब प्रतिवर्ती सीओई कैसे निकलेगा आप मुझे बताओ। अगर मैं पूरे 360 में से पूरा 360 पूरा एक गोल चक्कर बन गया, इसमें से ये वाला सीओई घटा दूं तभी तो ये पीछे वाला सीओई आएगा। यस मैम। पूरे सर्कल में से मैं ऊपर वाला सीओई घटा दूं तो नीचे वाला सीओई आएगा या नहीं? सभी बच्चे बताओ। यस मैम। तो बैक साइड वाला चाहिए ना, तो वही मेरा प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स सीओई होगा। चलो निकालते हैं। मैम 360 रहेगा ना? हाँ, प्रतिवर्ती सीओई या रिफ्लेक्स सीओई की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 110 जो मैंने यहाँ निकाली है, ये आ जाएगा 250 डिग्री। और ये है मेरा आंसर। ठीक है, 110 मेरा आंसर नहीं है, 250 मेरा आंसर है। अब बताइए बेटा, सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। उतार लीजिए इसे जल्दी से। उतार लिया मैम। वेरी गुड यार। वेरी गुड, ठीक है। आई हैव डन मैम। वेरी गुड बेटा। सवाल कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा 5-7 मिनट है तो एक क्वेश्चन और हो जाएगा। रेडी है? यस मैम। चलिए, तो अब हम कर लेते हैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड वाला इजी है। डायग्राम को देखना क्या क्या दिया गया है। आपको बोल रखा है क्वेश्चन में एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है ओ पॉइंट पे। ठीक है, आपको पीओ वाई, कोण पीओ वाई का मान 90 डिग्री दे रखा है। 90 डिग्री का बना है ना, 90 डिग्री है। ठीक है, ए रेशियो बी जो एंगल है ना, ए का और बी का जो अनुपात है वो 2:3 दे रखा है। ए और बी का अनुपात 2:3 है। आपसे पूछा है कोण सी का मान, कोण सी किसके बराबर आएगा? चलिए देखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिएगा ये वाली रेखा, एक्स वाली लाइन को देखो।
है ना। इसमें आपको एंगल्स नजर आ रहे होंगे बेटा। ये वाला जो एंगल है, देखो ये हमारी एक उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ओपी एक उभयनिष्ठ भुजा है जो इस पूरे कोण में भी आ रही है और इस वाले में भी आ रही है। सबको नजर आई? इस पूरे कोण को एक साथ देखना, ये वाला और ये वाला दोनों में उभयनिष्ठ है ये। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पीओ वाई बराबर हो जाएगा 180 के रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। देखो ए प्लस बी क्यों लिखा? इस पूरे कोण का मान एंगल ए, ठीक है। यस मैम। चलिए, इसकी वैल्यू दे रखी है, पुट कर दो। देखो ए और बी का अनुपात 2 3 है, तो 2x प्लस 3x लिखोगे। पीओ वाई आपको 90 डिग्री दे रखा है, लिख दो। 2 और 3 कितने हो गए? 5x बराबर, बेटा ये 90 उस तरफ जाके 180 में से घटा दूं, घटा दिया, 90 आ गया। 5x बराबर 90 डिग्री। x किसके बराबर आएगा? 90 को भाग दे दो 5 से, भाग ही तो दोगे क्योंकि हाँ ये गुणा में है x के साथ। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 18 डिग्री आ गया x का मान। यहाँ तक सभी को क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। देखो एक बच्चे का आंसर क्या यस मैम। यस मैम। अब मैं कोण B निकाल लेती हूँ। कोण B बेटा, कोण B बराबर है 3x, अनुपात है ना 3, तो 3x हो गया। 3 गुणा 18 कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। कोण B आ गया 54 डिग्री। लेकिन मुझे क्वेश्चन में कोण C का मान निकालना है। बेटा कोण C का मान निकालने के लिए मुझे अब फिर से रेखा देखनी है MN। जल्दी से डायग्राम में देखो MN वाली, यहाँ पे भी रैखिक युग्म बन रहा है। OX एक यहाँ पे क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। तो कोण B और कोण C को जोड़ूंगी, किसके बराबर आएगा? 180 आएगा। रैखिक युग्म है ये भी, लीनियर पेयर। MN रेखा के नीचे साइड दिख रहा है सभी को? यस मैम। C और B का मान 180 हो जाएगा, रैखिक युग्म है। B का मान अभी अभी निकाला 54 डिग्री, C आ जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा? एंगल C बराबर 180 में से 54 डिग्री घटा दूं, 126 डिग्री, और ये मेरा आंसर है। एंगल C बराबर 126 डिग्री। क्लियर? यस मैम। हाँ, इजी सवाल। देखो सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चन में आपके रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही लग रहे हैं, उससे सारे सवाल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ तक ही हम क्वेश्चन कवर करेंगे। अगली क्लास में इससे भी आगे करेंगे। ठीक है, ओके बेटा।